हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं एक ऐसे वीडियो को लेके जो आप सभी को सीबीटी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सहायक है। इसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन क्लिक करने से आपको कोई भी नए वीडियो की जानकारी होगी तो आप तक पहुंच जाएगी। हम आज इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स और नॉलेज को लेके आए हैं जिससे आप अभी जो 3 से 9 सितंबर के बीच एग्ज़ाम होने वाला है, जो ऑनलाइन होगा और अलग अलग सेंटरों पर एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस ट्रेड से है आप, तो हम आज आपको फिटर ट्रेड्स के बारे में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उसकी तैयारी कैसे करें, इस पूरी वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। और जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो 95% वही सेम क्वेश्चन आपको उस एग्जाम में मिलेंगे। तो इस वीडियो पर आप बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और इस पेज को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। चलिए हम एक नए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारा, फाइल एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। आप देख रहे होंगे 21 क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है, एक फाइल दिया हुआ है। फाइल में एक पार्ट को दर्शाया गया है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स के रूप में दिखा रहे हैं। ये देख रहे होंगे, ये एक्स वाला भाग का नाम क्या है? तो इस एक्स वाले भाग को हम लोग कहते हैं हील। क्या कहते हैं? हील कहते हैं। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हील होगा। लेकिन कैसे होगा, देखिए पहले तो हम फाइल के बारे में आप जानते होंगे कि फाइल का प्रयोग किसी भी मेटेलिक जॉब को फाइलिंग करने के लिए या उसको घिस कर उसके मटेरियल को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये हैंडल वाला भाग है, ये जो इस पे आप रिंग की तरह देख रहे हैं ये फेरियल इसको कहा जाता है। ये जो एक्स वाला भाग दिखाया गया है इसका आंसर आपको मैंने बता दिया, इसको हील कहा जाता है। ये पूरा फ्लैट होता है और प्लेन होता है, जिस पर कभी आप फाइलिंग करते समय अगर आपका हाथ स्लिप हो जाता है, अगर उंगली आगे आता है तो आपको कोई चोट या घाव न हो पाए, इसलिए इसको प्लेन रखा जाता है। कुछ भाग आने के बाद देखेंगे यहाँ से आपको ये दांतें हैं, क्या है? इस भाग को हम लोग क्या करते हैं, फेस कहते हैं। इस पर दांतें कटे होते हैं, ये सिंगल कट, डबल कट, बहुत प्रकार के दांतें होते हैं। ठीक है, तो ये फाइल के प्रकार के बारे में आप देखेंगे उसमें। ये पूरा जो भाग होता है ये फाइल की लंबाई होती है। शोल्डर से हिल तक की पूरी लंबाई को फाइल की लंबाई कहा जाता है। ये वाला भाग इसको टिप कहा जाता है। तो इस तरह इस फाइल में जो एक्स वाला भाग पूछा गया था वो आपको उसको हिल कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेंटी टू क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो ये आप शुरू में ही फिटर ट्रेड में जब आप लैब में जाते हैं तो शुरू में ये बेसिक टूल होता है जिसको आपको दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो ये आप इसको कैसे देखेंगे, आप पहचानते होंगे। तो हम इसका एक फिगर आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह का फिगर होता है ये, इस पे थोड़ा सा खांचे कटे रहते हैं, अंडर कट जिसको कहा जाता है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये बेसिक टूल है आपका फिटर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इस तरह का आपने टूल देखा भी होगा, जानते भी होंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, आप ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका सही आंसर है टू चेक राइट एंगल, समकोण की जांच करने के लिए। मतलब किसी भी जॉब की समकोण या 90 डिग्री को चेक करने के लिए इस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके आप इस टूल को पहले तो ये देख लीजिए, इस टूल में दो भाग होते हैं, एक होता है स्टॉक, दूसरा होता है ब्लेड। इसमें दो भाग, ये दो भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है 23 वाला क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो आप शुरू में फिटर ट्रेड में जब आप जाते हैं तो आपको एक लोहे की जॉब दी जाती है जिस पर आप फाइलिंग करते हैं। ठीक है, उस पर अलग अलग डिजाइन, ड्रिलिंग, कटिंग, हेक्सा से ये सब प्रोसेस आप करते हैं। ये सब प्रोसेस करने के बाद आप कभी इस बीच में देखे होंगे कि उस पर एक मार्किंग करने की विधि दी जाती है, आपको बताई जाती है। तो मार्किंग करने की विधियाँ तो बहुत सारी होती हैं,
जिस पर मार्किंग करते समय कौन कौन सा लेप लगाया जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे कॉलेज में देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि हम लोग चाक से यूज करते हैं, पर्सियन ब्लू का यूज करते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, सेल्यूलोज लेकर का यूज करते हैं। तो इससे होता क्या है कि इसमें इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन मैंने बताया आपको, व्हाइट वॉश मतलब चाक पाउडर का जो यूज किया जाता है लेप लगाने के लिए, पर्सियन ब्लू का जो लेप लगाया जाता है, कॉपर सल्फेट का जो यूज किया जाता है, सेल्यूलोज लेकर का। तो इन चारों में जो आपका आंसर होगा वो होगा सी। कौन सा आंसर होगा, सॉरी सी होगा। आप देख लीजिए, इसको मार्क कर दे रहे हैं, इसको नोट भी करते रहिए जिससे आपको ये सब एग्जाम में पूरी तैयारी के साथ मिले और ये सब क्वेश्चन आप भूले ना, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है यही एक ऐसा मार्किंग मीडिया है जो बहुत ही जहरीला होता है, इसलिए इसको लगाते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो आप पहले तो ये समझिए कि यूनिवर्सल गेज या सरफेस गेज होता क्या है। तो देखे होंगे जब लेथ मशीन पर कोई काम करते हैं आप, जब लेथ मशीन पर कोई काम करते हैं तो उस पर सेंटर निकालने के लिए गेज का प्रयोग किया जाता है, सरफेस गेज का, ठीक है। अब उस पर देखे होंगे उसका डिजाइन कैसा होता है, तो आपको हम डिजाइन दिखा दे रहे हैं किस प्रकार का होता है। एक इस पे राड लगी होती है, ठीक है, इस पे एक बेस होता है इस तरह का, उस पे एक स्क्राइबर इस तरह का लगा होता है, ठीक है, इस पे इस तरह का एक नट भी लगा होता है जिसको मूव किया जाता है आसानी से, ठीक है। इस तरह का स्क्राइबर आप उस पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि ये 24 क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्क्राइबर वाला हिस्सा किसको पकड़ता है। तो ये देखिए स्क्राइबर है, ये वाला भाग आपका क्या है, स्क्राइबर है, इसको कौन पकड़ता है, यही वाला भाग क्या करता है, इसको पकड़ता है, जिससे स्क्राइबर अपनी पोजीशन पर बना रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्नग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्नग। तो इसका राइट आंसर जो होगा ए वाला होगा, स्नग इसका सही आंसर है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्वेंटी 25 इस वॉइस का नाम क्या है। आपके सामने एक फिगर दिखाया जा रहा होगा और पूछा जा रहा है कि इस वॉइस का क्या नाम है। क्योंकि वॉइस के बारे में आप जानते हैं कि वॉइस का काम है किसी भी जॉब या मटेरियल या प्रोडक्ट को पकड़कर उस पर कोई क्रिया करना, इसी को वॉइस कहा जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग नॉर्मल एक वॉइस देखे होंगे, बेंच वॉइस, एक बेंच लगा होता है लैब में या वर्कशॉप में, इस पर एक वॉइस बना होता है, ठीक है, जिसपे आप क्या करते हैं, किसी जॉब को आसानी से पकड़कर फाइलिंग, हेक्साइंग, ये सब क्रियाएं उस पर आसानी से करते हैं। तो उसी वॉइस के प्रकार में बहुत सारे वॉइस होते ही हैं, ठीक है। तो उसमें जो वॉइस होते हैं कई प्रकार के हैं, तो उसमें से ये वॉइस जो है, ये फिगर जो दिखाया गया है, ये किस प्रकार का होता है ये पूछा जा रहा है, इसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं हैंड वॉइस। क्या कहते हैं इसको, हैंड वॉइस। तो ये आपका आंसर जो होगा सी होगा, इसको हैंड वॉइस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्वेंटी 26 अब देखिए, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। तो पहले तो आप हेक्सा के बारे में, हेक्सा देखें कैसा होता है। हेक्सा आप लोगों ने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। इस तरह का हेक्सा फ्रेम होता है, ठीक है। अभी ये यहाँ पर हो गया हैंडल, ठीक, ये क्या हो गया, हैंडल हो गया, ठीक है। इसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, ब्लेड लगाते हैं। यहाँ से एक ब्लेड ऐसे लगाते हैं ना। इस पे जो दांते कटे होते हैं, इस तरह का दांता कटा होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मटेरियल को काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो यही पूछा जा रहा है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी मटेरियल को हेक्सा चलाते हैं या किसी हेक्सा चलाते समय उसको कटिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि कुछ समय या कुछ आगे पीछे करने के बाद एक ही दो स्ट्रोक जो आगे पीछे हम लोग हेक्सा को चलाते हैं, तो उसी को स्ट्रोक कहा जाता है। उसी स्ट्रोक के कारण मटेरियल कटता है, ठीक है। तो एक दो स्ट्रोक के बाद ऐसा होता है कि कभी कभी ये वाला ब्लेड वाला भाग क्या होता है, ढीला हो जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है
कि ब्लेड का खिंच जाना। इसका राइट आंसर जो होगा ये ब्लेड का खिंच जाना होगा। ठीक है, क्या होगा? ब्लेड का खिंच जाना, जिसकी वजह से एक दो स्ट्रोक या दो चार स्ट्रोक के बाद या हेक्सा को चलाते समय कुछ समय बाद ब्लेड ढीला हो जाता है अचानक से। तो इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही बेसिक टूल्स के बारे में इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में सेम टू सेम मिलेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिए और सीबीटी एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पतले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूट जाते हैं। जैसे होता क्या है कि हमारा कोई जॉब है, क्या है, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर या वर्गाकार जॉब है, इसकी थिकनेस या मोटाई क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, अब इसको जब हम लोग हेक्सा से काटते हैं, हेक्सा अभी पीछे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही है, उस तरह का होता है। ठीक है, तो जब इसको हम आसानी से काटते हैं पतले वर्कपीस को, तो क्या होता है कि दांते बहुत, उस ब्लेड के दांते जो है आसानी से टूट जाते हैं। उसमें आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते उस जॉब को काटने की, इसीलिए ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो कारण है दांते टूटने का, उसका सही कारण यह है कि हाथ के बल, क्या होगा, हाथ के बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। ऐसा होता है कि जब हेक्सा लंबी है, अब लंबी हेक्सा है तो उसमें क्या करते हैं, हाथ का प्रेशर लगाते हैं पतली दांतों को, पतले वर्कपीस को काटने के लिए, जॉब को काटने के लिए। तो क्या होता है, जहां पर आप बल लगाते हैं उसी ब्लेड या कुछ ही दांतों पर आपका बल काम करता है, बाकी पर काम नहीं करता। तो इसी कारणवश ब्लेड के जो दांते होते हैं वो टूटने लगते हैं। इसका प्रैक्टिकल में बहुत विशेषतर ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेंगे। ये प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी थियरी में भी बहुत ही लाभदायक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ट्वेंटी 28 कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है आप ध्यान दीजिएगा, कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर, ये चौकोर नहीं, इसको लिखा गया है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे होंगे वर्गाकार। ठीक है, जैसे कोई कार्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल, जैसे मान लीजिए हमारा एक ये हो गया, ठीक है, कोई मटेरियल या कोई प्रोडक्ट है। ठीक, अब इसमें क्या है देखेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये इसको ज्वाइंट कहेंगे, ये वाला भाग क्या है, इसका ज्वाइंट वाला भाग है। तो यहाँ पर क्या है, ये कार्नर है, कार्नर मतलब किनारा है। ठीक है, अब इसको चौकोर करने के लिए, अब इसमें क्या होता है, इसको कटिंग करते समय यहाँ देखेंगे थोड़ा सा उठ जाएगा, क्योंकि ये सकरा होता है। तो इसमें किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो छेनियाँ तो बहुत होती हैं, फ्लैट चिजल, क्रॉस कट चिजल, डायमंड, हाफ राउंड। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी छेनियाँ होती है। तो इस ऑप्शन में भी कई प्रकार की छेनियाँ दी हुई थी। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आपका डायमंड पॉइंट छेनी, मतलब कि ऐसी छेनी जिसका पॉइंट वाला, जिसका कटिंग एज वाला भाग क्या होगा, ये वाला भाग जो होता है ये डायमंड टाइप का होता है, डायमंड। तो इसी से इस कार्नर के मटेरियल को निकाला जाता है, जिससे इस वाले भाग को हम लोग क्या करते हैं, चौकोर या सही समतलता में ले आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका सी वाला होगा, डायमंड पॉइंट छेनी। छेनी को इंग्लिश में चीजल कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे। चीजल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कोल्ड चीजल, हार्ड चीजल, उसमें फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड चीजल, हाफ राउंड चीजल, तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के हिसाब से, या उसका जो सही कारण है या उसका जो सही आंसर वो डायमंड पॉइंट छेनी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन को याद करिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं रह गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 29 अब देखेंगे 29 एक फिर फिगर आपको दिखाया गया। ये बहुत आसानी से सब बच्चे जानते होंगे ये क्या है। ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि हथौड़ा है, हैमर है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि आप लोग टेक्निकल है, ITI के स्टूडेंट है, इस सब टूल्स को यूज किया होगा, प्रयोग किया होगा, देखे भी होंगे और इसके बारे में पढ़ा भी है। तो पहले तो हम बता दें कि ये क्या है। ये सबसे पहले हैमर है, ठीक है, जिसको हिंदी में हथौड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलग अलग भाग होते हैं। इसको हैंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हैंडल। ठीक है, इस वाले भाग को पिन कहा जाता है। ठीक, इस वाले भाग को फेस कहा जाता है। ठीक है, अब यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये वाला भाग पूछा जा रहा है कि इस वाले भाग का नाम क्या है। तो जैसे अभी तक हम आपको बताएं, ये वाला भाग पिन है,
ये वाला भाग हैंडल है, ये वाला भाग फेस है। ठीक है, तो ये जो भाग आपको एक्स के रूप में दिखाया जा रहा है, इसका सही आंसर है चिक। इसको चिक कहा जाता है। ये सभी हैमर में आपको पाया जाता है या सभी हैमर में होता है। ठीक है, ये वाले भाग। अब सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार का, दिमाग में आ गया होगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान दीजिए, हैमर अलग अलग प्रकार के होते हैं और ये हैमर बाल पिन हैमर है। क्या है, इस हैमर का नाम है बाल पिन हैमर, जिसमें अलग अलग पार्ट में एक्स को जो दर्शाया गया है उसका नाम पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो चिक होगा। और इस हैमर का नाम आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट किसी एग्जाम में आ जाए, आपसे पूछा जाए कि ये हैमर ही पूछ दिया जाए और भाग कर नहीं, ये पूरे हैमर का नाम पूछ लिया जाए, जैसे बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट हैमर, स्लेज हैमर। ठीक है, तो बहुत सारे हैमर होते हैं, लेड हैमर। तो आप ऑप्शन में जो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाए कि ये पूरे हैमर को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहेंगे आप बाल पिन हैमर। अगर इसमें किसी पार्ट को पूछा जाएगा तो जैसे आप इसको देख लेंगे, हैंडल है, ये पिन है, ये फेस है, ये चीक है और ये आई होल है। क्या है, आई होल और वेज का स्थान है जिसमें पच्चर लगाया जाता है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए 30 क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। काटने वाले छेनी पर प्रतीक, मान लीजिए एक ये आपका जॉब का किनारा है, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन है जॉब की, ये दोनों, ठीक है, इसमें छेनी का प्रयोग करना है आपको कोने पर। अब छेनी तो हम यूज कर रहे हैं, तो छेनी को किसी न किसी एंगल पर हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी एंगल पर यूज नहीं करेंगे तो मटेरियल कटेगा नहीं, छेनी का पॉइंट खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें देखिए अलग अलग कोण दर्शाए गए हैं। ये वाला भाग क्या है, अल्फा कोण, ये बीच वाला भाग पूरा बीटा कोण और ये गामा कोण है। तो अब गामा कोण को इसमें दिखाया गया है कि गामा कोण कौन किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी कोण किसी किसी नाम से जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका, ये रैक एंगल। इस कोण को या इस वाले भाग के कोण को किस नाम से जाना जाता है, रैक एंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम आ सकता है। और इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप बुक में भी जाके सर्च कर सकते हैं, या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में टाइप करिए, मैसेज करिए, जिससे हम आपके क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में जो 2-4-10 दिन में आपके एग्जाम बचे हुए हैं, होने वाले हैं, आपको भी पता हो गया होगा। तो आप उस एग्जाम में बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि परेशानियां हो, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और यह फिटर ट्रेड का वीडियो है। इसलिए फिटर ट्रेड के बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें और इस पूरे क्वेश्चन को याद कर लें। ये मेरी गारंटी है कि 90+% से वो थियरी में पास होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पूछा जा रहा है कि आप धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कोई भी मटेरियल हो, पूरे विश्व में धरती पर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमारे जीवन में आप देखे होंगे मेटल बहुत प्रकार के होते हैं, धातु बहुत प्रकार की होती है, जैसे क्या नाम है, लोहा, तांबा, पीतल, एल्युमिनियम। ठीक है, बहुत सारे मेटल है। ठीक है, लेकिन सब मेटल के अपने अपने कुछ गुण होते हैं। क्या होते हैं, गुण होते हैं। लेकिन गुण के बारे में आप पढ़े होंगे, जैसे इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, टेनेसिटी, डक्टिलिटी, यही 4 ऑप्शन में दिए होते हैं। इसके अलावा भी 10-12 गुण और भी होते हैं। ये धातु वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखे होंगे तो ये समझ में भी आपको आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। मतलब किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं या लंबा करते हैं। ठीक है, लेकिन वह टूटे नहीं और बढ़ जाए और किस रूप में हो जाए। मान लीजिए एक ये हमारा जॉब है, लोहे का या मेटल का जॉब है। अब इसको क्या करते हैं, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है। क्या है, 10 सेंटीमीटर का है। अब इसको क्या करना है, हमको बढ़ा के इसको क्या करना है, बढ़ा देना है, खींच देना है। तो ये क्या होगा, पहले से ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब जैसे ही खींचेंगे तो इसका क्या होगा, ये वाला भाग कम हो जाएगा। क्यों, उसी मटेरियल में से खींच के बढ़ेगा, तो ये इसका डाया जो है या व्यास जो है वो कम होगा और लंबाई 10 से बढ़ जाएगी। तो ये 5 से, ये वाला भाग 5 से कम हो जाएगा और ये लंबाई जो है 10 से बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्रिया तभी संपन्न होगी जब उसमें
ऐसा गुण हो कि उस धातु का ऐसा गुण हो कि ये इस वाले भाग से इस तरह के रूप में परिवर्तित हो जाए, लेकिन टूटे बिना और पतला आसानी से हो जाए। इसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं। 31 का जो आंसर सही होगा, इसका सही आंसर है आपका ए, डक्टिलिटी। मतलब धातु का वह गुण जिसको आसानी से तारों के रूप में खींचा जाए उसे डक्टिलिटी कहा जाता है। ये परिभाषा भी है, इसका राइट आंसर भी है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये फिगर के रूप में आपको दिखा भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्टी टू। अब देखिए, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो पहली बात तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। माइक्रोमीटर मतलब देखा होगा इस तरह का, अभी दिखा दे रहे हैं आपको एक फिगर में हम, इस तरह का बच्चा, ये वाला आपने भाग देखा होगा माइक्रोमीटर में। यहाँ पर रैचेट होता है, देखिए इस तरह का, यहाँ पे एनविल होता है, ठीक है, ये स्पिंडल होता है, ये वाला भाग स्पिंडल, ये एनविल, ठीक है, ये फ्रेम होता है। ठीक, यहाँ पर एक क्या होता है, लॉक होता है, लॉक बटन। ठीक है, इसको लॉक बटन कहते हैं। ठीक है, ये होता है आपका थिम्बल, ये होता है रैचेट स्टॉपर। ठीक, तो इस तरह का आपने देखा होगा, इस पे रीडिंग होती है, मेन स्केल होता है, ये थिम्बल पर स्केल दिया जाता है जिसपे इस पे एक रेफरेंस लाइन होती है। तो पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्या, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। ठीक है, तो पहली बात इसमें देखिए, एक अंदर ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, नट बोल्ट में क्या होता है, चूड़ी होती है। तो चूड़ी का जो पिच है, ठीक है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड की बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। तो उस बीच की दूरी को हम लोग क्या, इसकी उस थ्रेड की बीच की दूरी कितनी है, इसमें 0.05 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अगर वो एक चक्कर में 0.5 मिलीमीटर घूमेगा तो पूछा जा रहा है कि थिम्बल कितना घूमेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 0.01 मिलीमीटर होगा। ठीक है, और यही आपका अल्पतमांक होता है किसका, माइक्रोमीटर का। इसी को लिस्ट काउंट कहते हैं माइक्रोमीटर का। तो आप याद रखिएगा कि किसी माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है मीट्रिक प्रणाली में। ठीक है, ब्रिटिश प्रणाली में जिसे इंच में नापा जाता है, देखे होंगे आप, उसको 0.001 इंच होता है। और इसके जो ये नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, जिसमें नट और बोल्ट के में जो थ्रेड बने होते हैं उसके पिच, मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन इस माइक्रोमीटर से रिलेटेड आ सकता है। ठीक है, मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, 0.01 मिलीमीटर है। लेकिन अगर इसके अलावा भी मैंने सब आपको पार्ट के बारे में बता दिया। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए फिर से वही चीजें आ गई हैं। ठीक है, अभी तो माइक्रोमीटर के बारे में आपने देखा, लेकिन अब हम बताएंगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स, जो बहुत ही सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। ठीक है, तो आप देखे होंगे एक इस तरह का भाग होता है। ठीक है, इस पे एक जबड़ा होता है, एक इस पे जबड़ा होता है। ठीक, एक इस तरह का इस पे होता है, एक इस तरह का इस तरफ होता है। ठीक है, इसमें एक डेप्थ गेज होता है, इस पे रीडिंग दी होती है, और इस पे वर्नियर स्केल होता है। इस तरह का आपने देखा होगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर वीसी मतलब वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। ठीक है, तो आप इस फिगर में जो दिखाया गया, आपको एक वर्नियर कैलिपर पर कोई रीडिंग दी गई है और उसको हमें कैलकुलेट करके दिखाना है कि इसकी रीडिंग एक्चुअल में होगी क्या। तो इसके लिए हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी रीडिंग होगी क्या, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का ये भाग है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, वर्नियर कैलिपर में एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल पर रीडिंग क्या दिखा रही है। मेन स्केल पर जो भाग होगा, रीडिंग होगी, उस पे वर्नियर स्केल के जीरो वाले भाग कहाँ पर टच कर रहा है। तो देखिए ये मेन स्केल है और ये क्या है आपका वर्नियर स्केल है, जिसमें 50
खाने बने होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 यहाँ से शुरू दिखा है, इसका मतलब है कि 3 वाला भाग इसके पहले होगा, 2 वाला भाग इसके पहले होगा, 1 वाला होगा, 0 वाला होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए 0 वाला भाग क्या कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है, इसका मतलब ये 4 है और ये बड़ी है, तो इसका मतलब 3.5 होगा, 3 तो इसके पहले होगा, ये 3.5 मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये 35 मिलीमीटर होगा। क्या होगा? ये 35। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर 0 तो इस 35 से थोड़ा सा आगे है, तो ये बात सही है आपका, लेकिन हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ से नहीं निकालेंगे, अभी इसी में आगे चलते हैं, आपको बताएंगे कैसे सॉल्व होगा। लेकिन पहले आप देखिए कि 35 वाले भाग 0 पर क्या कर रहा है, बगल में इसके टच कर रहा है, तो 35 पूरा लेंगे हम लोग, क्या करेंगे 35 पूरा लेंगे, प्लस उसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल में जितने खाने हैं वो मेन स्केल के किस लाइन पर सीधा सीधा टच करता है। तो हम लोग इसमें साफ साफ दिखाया गया, देखिए 2 एरो से 20 वाला जो भाग है वो मेन स्केल के किसी न किसी लाइन पर, जिस लाइन पर पूरा टच करेगा वही रीडिंग लिया जाता है वर्नियर स्केल का। तो 20 वाला जो लाइन है वो मेन स्केल के किसी न किसी लाइन पर पूरा टच कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे ये वाले भाग पर पूरा टच कर रहा है, मतलब सीधा मिल रहा है, तो ये वाला रीडिंग हम लोग लेंगे वर्नियर को। तो ये 35 तो पूरा हो गया, लेकिन अब वर्नियर स्केल को इसमें ऐड करना है, तो 20 तो सीधा हो गया आपका कि वर्नियर स्केल में 20 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसका लिस्ट काउंट इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट काउंट के आधार पर ये नीचे वाला भाग आपने इसका अल्पतमांक वगैरह निकाला होगा, तो इसके बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसका डिटेल अगर आपको चाहिए तो हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें वर्नियर कैलिपर पर, आप उसको देखिएगा कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, तो 0.02 मिलीमीटर इसका अल्पतमांक होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 35.40 मिलीमीटर। कितना आ जाएगा? 35.40 मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये डी वाला होगा, 35.40 या 35.4 mm, सेम चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये सब टूल्स जो है बहुत ही हाईटेक होते हैं, बहुत ही, इसको प्रेसिजन टूल कहा जाता है, सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपने प्रैक्टिकल में प्रयोग भी किया होगा, इसको देखा होगा, इसकी रीडिंग निकाली होगी, अल्पतमांक निकाला होगा, एक एक पार्ट के बारे में जानते होंगे। इसलिए लेकिन इस पर क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, तो और सीबीटी एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है या इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, इसको आप इस पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसके आपके सामने एक फिगर दिखाया गया है, सॉरी एक फिगर दिखाया गया है। ठीक है, इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं है क्या एक्चुअल में। इसको कहते हैं हम लोग वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी जॉब के एंगल को शुद्धता में मापा जाता है, कम जीरो टॉलरेंस पर, या कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस या कम त्रुटि पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि इस बेवल प्रोट्रैक्टर को रीडिंग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए ये 40 मतलब ये 40 डिग्री है, ये तो आपको दिख रहा होगा, 0 के सामने 40 डिग्री है, लेकिन 40 के सामने देखिए कि 5 खाने होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 मतलब 10। ठीक है, तो इसके बीच में एक क्या है आपका, पूरा एक मतलब एक लाइन जो है वो 1 डिग्री की है, 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे बढ़ता जाए, तो 40 तो पहले ये हो गया। उसके बाद देखिए 0 वाला भाग क्या कर रहा है, 1 डिग्री पर, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, दूसरे डिग्री पर थोड़ा सा पहले है, तो इसका मतलब हम लेंगे क्या, 1 डिग्री। ठीक है, तो 40 ये हो गया डिग्री प्लस 1 डिग्री। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब ये वाला भाग तो हमको पूरा हो गया, मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब क्या करेंगे हम बेवल प्रोट्रैक्टर में वर्नियर स्केल जो इसमें दिया होता है, ये इस पे मिनट के रूप में दिया होता है। क्या दिया होता है? मिनट के रूप में, 0 से 60 मिनट, 0 से 60 मिनट, लेफ्ट या राइट चाहे जिधर चलिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 0 से 30 के बीच में कितने खाने, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 खाने। ठीक है, तो इसका मतलब है 6 गुणे 5 करेंगे तो इसका मतलब है कि एक खाने का मान जो होगा वो 5 मिनट होगा। ठीक है, तो 5 मिनट होगा। तो अब देखिए कि कौन सी लाइन जो है मेन स्केल के लाइन पर एकदम सीधा मैच करेगी। इसके पहले भी बताया था, वर्नियर का सिद्धांत इसी पर काम करता है कि मेन स्केल की रीडिंग लेने के बाद वर्नियर के स्केल की रीडिंग मेन स्केल की रीडिंग पर जिस लाइन से पूरी सीधी सीधी टच करेगी वही मान इस पे लिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं कैसे लिया जाएगा, थोड़ा इरेज कर दे आपको दिखाई दे।
इसके लिए आप देखिए पहले हम लोग क्या किए थे कि 40 ले लिए थे, 40 डिग्री ले लिए थे, प्लस 1 डिग्री ले लिए थे। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो वाला जो पॉइंट दिया हुआ है वो दूसरे डिग्री के पहले है थोड़ा सा, तो इसलिए 1 डिग्री लेंगे। बाकी दूसरे डिग्री के बीच में जो आएगा भी यहाँ से मान निकालेंगे कितना मिनट आएगा। प्लस क्या करेंगे हम लोग, या डॉट कर देते हैं, प्लस नहीं करते हैं इसको, डॉट कर देते हैं। ये 41 डिग्री हो गया आपका, ये तो समझ में आ गया 41 डिग्री। ठीक है, अब कितना मिनट होगा, तो इसके लिए देखिए 60 मिनट से पहले, ठीक है, हर लाइन पे 5 मिनट होता है। तो ये देखिए क्या है आपका 1 2 3 4, ठीक है, 4 पर है। ठीक, लेकिन ये किस लाइन पर टच कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर देखिए ये हो गया आपका 60 से एक लाइन ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 50 मिनट। ये आंसर आपको, हाँ सॉरी इसका सिंबल ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 34वें का हो जाएगा आपका 41 डिग्री 50 मिनट। ये आंसर होगा आपका एग्जैक्ट। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप आसानी से हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन पर। 35, फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज आप लोग जानते हैं। फिलर गेज में क्या होता है, बहुत सारी पत्तियां आती है, एक ऐसे हाथ से पकड़ने वाला हैंडल टाइप का होता है। ठीक है, इसमें ढेर सारी पत्तियां अंदर होती हैं। जैसे आप देखे होंगे पहले बचपन में चाकू वगैरह यूज करते हैं, उसमें चाकू रहता है, कैंची रहता है स्प्रिंग की तरह, उसी तरह इसमें ढेर सारी पत्तियां अलग अलग मोटाई की होती हैं। इसका प्रयोग जानते हैं क्या करते हैं, कोई दो पार्ट है, मान लीजिए एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ठीक है, ये नीचे से जुड़ा है और ऊपर से ये गैप है। ठीक, तो इसके बीच में ये कितनी मोटाई है, ठीक है, ये इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिलर गेज का यूज करते हैं। जो पत्ती इसमें फिट आसानी से जाएगी वही मान इस पे दर्शाया जाएगा। तो फिलर गेज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, दो मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर जो होगा ये वाला होगा। ठीक, तो ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिलर गेज क्या है उस तरह का आपको फिगर में दिखाई दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 36, अब देखिए इस डायल कैलिपर में माप पढ़ें। सबसे पहली बात देखिए, ध्यान दीजिए, ये भी वर्नियर कैलिपर के ही रूप में है। ये वर्नियर कैलिपर ही है समझ लीजिए, लेकिन होता क्या है कि वर्नियर कैलिपर में डायल कैलिपर लगाया गया है, जिससे आप आसानी से किसी का माप सीधा पढ़ सकते हैं। आपको बहुत परेशानी नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए कि इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 0 1 2, मतलब 0 से 1, फिर 1 से 2, इस तरह का लाइन आपको मेन स्केल पर दिख रहा है, रीडिंग भी दिख रही होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले ये है कि आपका ये 10 मिलीमीटर है, ये 20 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद ये एक लाइन है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में एक ही लाइन है, तो इसका मतलब ये आधा हुआ। तो यहाँ पर भी तो आधा होगा, लेकिन इस आधा से थोड़ा सा ज़्यादा पर है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, आधा को लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 तो सीधा हो गया आपका। अब इसको पूरा हम लोग छोड़ देते हैं। अब इस डायल कैलिपर में आते हैं कि डायल कैलिपर में क्या रीडिंग दिखाई जा रही है। ठीक है, तो पहले देखेंगे ये 20 सीधा आपका 20 हो गया। उसके बाद देखिए 1 2, ये वाला भाग में ये देख रहे होंगे 1 2 3 4, 4 पर ये सुई है। डायल कैलिपर की सुई जो है वो 4 पर है। 20 4 24 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 20 गुणे 24। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसका अल्पतमांक का भी गुणा करना हमें आवश्यक है। ठीक है, तो ये अल्पतमांक आपको डायल कैलिपर में दिया हुआ है। ठीक है, 0.05, तो इसी के आगे अगर 0.05, सॉरी 0.05 इसका वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो 26.2 मिलीमीटर है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 26.2 मिलीमीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, सॉरी ये 20 हटा देंगे यहाँ, तो ये 20 नहीं रहेगा, ये 24, क्योंकि ये 20 पूरा हो गया, 4 ये इसमें ये गलती से लिख गया था, इसको आप लोग हटा लीजिएगा। 24 गुणे 0.05, इसको मल्टीप्लाई करके 25 में जोड़ देंगे, ये इसकी पूरी फिगर में जो रीडिंग दी गई वो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
एक पूछा गया है एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ड्रिलिंग मशीन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें एक ड्रिलिंग मशीन आपने देखा होगा जिसमें एक सिंपल सा या एक सिंगल ड्रिल बुट यूज किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि एक गैंग ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग मशीन जो होता है, ठीक है, उसमें एक रैम होता है, ठीक है, स्पिंडल होता है। मान लीजिए ये आपका भाग है, ठीक है, यहाँ पर वो ऐसा स्पिंडल लगा होगा, ठीक है, जिसमें ढेर सारे टूल बिट या ड्रिल बिट एक साथ लगाए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है एक ही जॉब पर कई ड्रिलिंग या होल एक साथ किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, इसके माध्यम से आप लगातार सीधा और कई सारे होल को कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है। पहले तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आपने देखा होगा, इस तरह की एक डायल बनी थी, ठीक है, फिर नीचे भी इस तरह का उस पर दिया हुआ था 0 से 60 मिनट, 0 से 60, और मेन स्केल पे आपका एंगल दिया हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चन में ये फिगर दिखाया गया था, तो आपको याद आ गया होगा कि बेवल प्रोटेक्टर होता कैसा है। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो स्टॉक का मतलब होता है कि जिसको आप हाथों से पकड़ते हैं, पकड़कर यूज करते हैं, उसमें जो भाग होता है यही वाला भाग क्या होता है, मेन हिस्सा होता है, ठीक है। यही इससे अटैच रहता है, जो घूमता है, क्या करता है, रोटेट करता है, तो इसको कहते हैं हम लोग डायल, क्या कहते हैं, डायल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन की तरह कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग के नाम को दें, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पीछे भी हम बता चुके थे, सेम क्वेश्चन नहीं था इसमें, ये वाले पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला भाग पूछा गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में इस वाले भाग को बताया पूछा गया है, लेकिन उसमें ही इस भाग को हम बता दिए थे, लेकिन फिर से एक बार इसका जिक्र कर देते हैं। यह भाग जो होता है इसको फेरुल कहा जाता है। क्या होता है, फेरुल, ठीक है। यह लोहे के रिंग या छल्ले के रूप में होता है, जिसको हैंडल के आगे वाले भाग पर लगाया जाता है। जब टैंग को हैंडल में घुसाया जाता है या लगाया जाता है तो हैंडल का मुख वाला भाग फटे नहीं, इसीलिए फेरुल का इस्तेमाल किया जाता है। यह स्टील या लोहे का रिंग का बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही होगा वो आपका होगा फेरुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात देखिए, कोई जॉब है, ठीक है, अब जॉब आप काटते हैं या प्रैक्टिस करते हैं या किसी जॉब को बनाते हैं तो होता है क्या, आप हमेशा ज़्यादा ही लेके काटते हैं। अगर 30 मिलीमीटर कहा जाए तो आप 31 का काट लेते हैं, 32 का काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बताया गया है कि 30 मिलीमीटर का हमको फिनिश चाहिए, तो उसमें होता क्या है कि 30 मिलीमीटर फिनिश करने के लिए जॉब, इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फिनिश साइज के पास लाने के लिए किस फाइल का। तो फाइल तो बहुत सारी होती है, उनका प्रयोग भी अलग अलग है। कोई बहुत तेजी से काटता है, कोई महीन काटता है, कोई हल्का काटता है, कोई धीरे काटता है, किसी फाइल का दूसरी जगह मटेरियल पर प्रयोग किया जाता है, इस तरह का। लेकिन इसमें यही पूछा जा रहा है फिनिश साइज को या एकदम नज़दीक या एकदम शुद्धता में लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड कट फाइल होगा। दोहरी कट वाली फाइल जो होगी उसका प्रयोग से आप किसी भी जॉब के साइज को फिनिश के पास ला सकते हैं, आप सतह के पास ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 41, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कोई एक फाइल है, ठीक है, समांतर किनारे, इस तरह का फाइल देखा भी होगा, ठीक है। अभी इसके पहले भी फिगर आया था, ये हैंडल हो गया, ठीक है। अब ये देखिए लाइन है, इस पे दांते बने होते हैं, ठीक। तो अब पूछा जा रहा है किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो मतलब कि समांतर किनारे पैरेलल लाइनें, ये जो लाइनें हैं सब क्या होती हैं, एकदम किनारे तक होती हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन, तो ये सिर्फ एक ही फाइल में आपको ऐसा मिलता है या पाया जाता है या बना होता है, इसका नाम है हैंड फाइल, ठीक है। तो 41 का जो आंसर होगा वो हैंड फाइल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
बेंच वाइज को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है। अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था कि वाइज दिखाया गया था, फिगर दिखाया गया था, ठीक है, वो हैंड वाइज था। इस मान लीजिए हैंड वाइज है या बेंच वाइज या पिन वाइज है या पाइप वाइज है, बहुत सारी वाइजें होती हैं, लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है बेंच वाइज की बनाने की सामग्री, मतलब बेंच वाइज जिस मटेरियल से बनता है वो कौन सी मटेरियल है, ठीक है। तो पहली बात ये टूल स्टील नहीं होता, उच्च कार्बन इस्पात नहीं होता, मध्यम कार्बन, क्योंकि ये उच्च कार्बन इस्पात जो होता है वो कटिंग के काम में आता है। मध्यम कार्बन स्टील भी हल्के मटेरियल या एलॉय मटेरियल को कटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। टूल स्टील भी किसी मटेरियल को काटने के लिए मशीन पर यूज किया जाता है, लेकिन बेंच वाइज भारी होता है, ठीक है, मजबूत होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, इसके लिए ढलवे लोहे का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कास्ट आयरन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कास्ट आयरन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। पहली बात तो देखिए, अभी इसके पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह का आया था, मार्किंग मीडिया का नाम दिया हुआ था, पूछ रहा था कि कौन सा जहरीला होता है, तो उसमें आपको पता चल गया था कि कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। लेकिन अब यहाँ पर तो इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है, आपको फंसा रहा है, लेकिन आप फंसिए मत। अगर आपकी पूरी जानकारी रहेगी, इस क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से या इस वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे हैं, तो आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए पहले कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। तो पहली बात यह है कि स्पष्ट रेखा मशीन पर अगर किसी जॉब पर मशीनिंग क्रिया करते हैं तो क्या होता है, वो सतह बहुत ही चमकीला हो जाता है। तो उस पर अगर दूसरा कोई अगर मार्किंग मीडिया आप यूज करते हैं तो उस पर मार्किंग करते समय उसकी रेखाएं आसानी से दिखती नहीं है। इसीलिए मशीन पर कोई जाप का प्रयोग या जाप की क्रिया कर देने के बाद उस पर जो मार्किंग की जाती है उसका जो नाम है उसको कहते हैं हम लोग क्या करते हैं कि पर्सियन ब्लू का अगर लगाएंगे, ये नीले थोथे के रूप में होता है, देखे भी होंगे, ठीक है, उसी को पर्सियन ब्लू कहा जाता है, ठीक। तो इसका प्रयोग अगर करते हैं तो उस पर मशीनिंग करने के बाद भी किसी जॉब पर मार्किंग आसानी से आपको दिख जाएगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो पहले तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एंगल प्लेट क्या होता है। एंगल प्लेट आप देखे होंगे कि जब किसी जॉब पर यूनिवर्सल सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं मार्किंग करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह का एक प्लेट होता है जिसके पीछे आप जॉब रखते हैं। ये जॉब हो गया आपका, जिस जो आपको सहारा देता है, ठीक है, इस पर आप मार्किंग करते हैं। लेकिन इस एंगल प्लेट में ढेर सारे खांचे कटे होते हैं, इस तरह के क्या कटे होते हैं, इस तरह के खांचे एक पैरेलल समांतर में कटे होते हैं। यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले यह एंगल प्लेट जो है वो ढलवा लोहे या धूसर ढलवा लोहे का बनाया जाता है, ठीक है, यह 90 डिग्री पर होता है, ठीक। इसका प्रयोग मशीनों पर जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसका आंसर यही है कि जाप को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जिस पर इसको आसानी से प्रयोग किया जाता है, जैसे जाप की मार्किंग के लिए, किसी जाप को सहारा देने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर होगा जाप को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। तो आप देखिए राउंड बार का मतलब समझ रहे होंगे, आते हैं थोड़ा सा। हाँ, राउंड बार का मतलब समझ रहे हैं। एक जॉब ये होता है गोल राड, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह का ये राउंड बार हो गया आपका, ठीक। अब ये पूरा लोहे का होता है, आयरन का होता है, मान लीजिए कोई मेटेलिक हम ले लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि केंद्र को चिन्हित करने के लिए, सेंटर तो यही होगा, ये वाला भाग सेंटर होगा, लेकिन अब इसको चिन्हित करने के लिए या मार्किंग करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। तो कैलिपर बहुत सारे होते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, फर्म जॉइंट, जेनी कैलिपर, ऑफसेट कैलिपर, ठीक है, स्क्राइबर, सॉरी। तो इस तरह को, अब इसमें इस मटेरियल पर या इस राउंड बार पर केंद्र को कैसे मार्किंग करेंगे ये हमको पता करना है या कैसे आंसर देना है। तो इसका जो सही आंसर है उसका आंसर होगा आपका जेनी कैलिपर होगा। जेनी कैलिपर के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग कि राउंड बार पर
उसके सेंटर को निर्धारित कर लेते हैं, मार्किंग आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए x के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिखाया गया है और पूछ रहा है कि x का भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ये वाला x का भाग का नाम पूछ रहा है, लेकिन आपको बता दें कि यह एक डिवाइडर ही है। ठीक, क्या है? डिवाइडर है। अब इसमें x का नाम, तो ये वाला भाग x है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं कि क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला है लेग, दूसरा है वाशर, तीसरा है पेग और चौथा है फलक्रम। तो इसको कहा जाता है फलक्रम। क्या कहा जाता है? फलक्रम। मतलब कि जिस पर पूरा लोड रहता है, इसी से आसानी से ऐसी जगह पर इसको फिक्स किया जाता है जिससे इनके लेग को आसानी से खोला जाए और बंद किया जाता है। यह स्प्रिंग वाला भाग है। क्या है? स्प्रिंग वाला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस कोड़ी मापक यंत्र का नाम बताइए। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि यह बेवल गेज होता है। ठीक है, बेवल गेज के प्रकार का है, लेकिन यह वाला भाग इस तरह बनाया गया है जिसे आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है या किसी साइज में ले आया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है यूनिवर्सल बेवल गेज। क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई मान लीजिए एक जॉब है, इसमें एक खांचा कटा हुआ है, गैप है। ठीक है, अब इसका जो एंगल है, सॉरी ये एंगल पर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, मान लीजिए इस तरह का है। अब ये 10 डिग्री का है। क्या है? 10 डिग्री से ऊपर, नीचे नहीं। ठीक है, खांचे को कोण को फाइलिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इस हिंदी से आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको इंग्लिश में बताते हैं विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। ठीक है, पूछ रहा है कि 10 डिग्री से ऊपर के खांचों को फाइलिंग करने के लिए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है। 4 फाइलों का नाम दिया गया है, स्क्वायर फाइल, आधी गोल फाइल, त्रिकोणीय फाइल और नाइफ एज फाइल। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा, ठीक है, नाइफ एज फाइल ही होगा। ठीक, इसका चौथा आंसर सही है। नाइफ एज का मतलब है जो चाकू की धार वाली जो फाइलें होती हैं या रेतियां होती हैं, उसके माध्यम से 10 डिग्री से ऊपर के सक्रिय गलियों को खुरचा जाता है या मटेरियल को घिसा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो आपको एक चीज बता दें कि जब आप फाइलिंग करते हैं वाइस में कोई जाप बांध कर और फाइलिंग करते रहे तो बीच बीच में आपको एक आवाज सुनाई देती है, टी टी की। ठीक है, तो आप बहुत इरिटेट होते हैं। लेकिन यह कारण क्या है कि जब फाइलों के दांतों के बीच में, जैसे ये फाइल हो जाता है, ठीक है, इसमें ढेर सारे ऐसे दांते बने होते हैं, इसके बीच में क्या होगा, मटेरियल, कटा हुआ मटेरियल या छिलका या बुरादा घुस जाता है। तो यह दोष कौन सा होता है और ये आवाज इसी की वजह से आता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पिनिंग ऑफ फाइल। फाइल की पिनिंग के दोष के कारण आपको वर्कशॉप में के की आवाज सुनाई देती है और फाइलिंग बहुत स्लो होती है, मटेरियल भी धीरे धीरे कटता है। ठीक है, जिससे फाइल भी खराब हो जाता है या उसके दांते बहुत तेजी से घिस जाते हैं। तो ये जो मुख्य दोष है उसका पिनिंग ऑफ फाइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ये 50 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इसमें से मान के चलिए आपको 10 क्वेश्चन अगर आप मिल जाता है और सेम क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको लगेगा नहीं हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरह की वीडियो को सभी को देखिए और याद करिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात ये है कि जैसे आप देखेंगे बहुत सारे जॉब या मशीनें होती हैं, सॉरी
बहुत सारी मशीनें होती हैं जिसमें आयलिंग करने के लिए आयल वाले भाग को काटा जाता है, ठीक है। जैसे मशीनों में हाथ नहीं जा सकता, आयल करने वाला इक्विपमेंट नहीं जा सकता, तो ऊपर से एक क्या कर दिया जाता है, छेद कर दिया जाता है या ग्रुप काट दिया जाता है जिसमें आप आयल को डाल देते हैं और लुब्रिकेशन हो जाता है। तो उस छेद या ग्रुप को काटने के लिए, ये भाग को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा हाफ राउंड नोज फाइल, सॉरी हाफ राउंड नोज छेनी। क्या होगा? हाफ राउंड नोज छेनी, जिसके छेनी के माध्यम से जिसका आगे या टिप वाला या पॉइंट वाला भाग क्या होगा, हाफ राउंड होगा, आधा वृत्ताकार होगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी जॉब में आय के ग्रुप को आसानी से काट सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 30 क्वेश्चन। आपने इसमें देखा ये फिटर का बहुत ही विशेष क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा सीबीटी एग्जाम में, और 10 से 12 दिन में आपका सभी का एग्जाम भी होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखें, इसको अच्छे से याद करें और प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन को देखने के लिए, याद करने के लिए, हल करने के लिए हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। नया वीडियो आपके हमारे चैनल पर, सरस्वती ITI के चैनल पर अपलोड होगा, आप उसको देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है फिटर से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं, आपको उसमें जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए, आप सभी का धन्यवाद।